हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम करेंगे हिंदी पाठ्य पुस्तक 8 अध्याय 3 विमुद्रीकरण लेख अध्ययन से पूर्व। अब यहाँ पर हमें कुछ चित्र नजर आ रहे हैं जिसमें पुराने 500 के नोट, नए 500 के नोट, पुराने 20 के नोट और नए 20 के नोट। इसमें एक और चित्र है जिसमें काफी सारे लोग देखो लाइन में खड़े हैं और किसके सामने खड़े हैं? स्टेट बैंक के सामने खड़े हैं। यहाँ पर 3 लोग आपस में बातें कर रहे हैं। आइए देखते हैं वो क्या बातें कर रहे हैं। यहाँ पर ये लड़का बोल रहा है ये लाइन क्यों लगी है। लड़की क्या बोल रही है? विमुद्रीकरण क्या है और क्यों होता है। तो इनकी जवाब अब उनके पिताजी दे रहे हैं। पुरानी सरकारी मुद्रा को बंद कर नई मुद्रा लाने की घोषणा विमुद्रीकरण कहलाती है ताकि देश के कालाधन भ्रष्टाचार को खत्म किया जा सके। विमुद्रीकरण क्या होता है? जिसमें पुराने नोटों को बंद कर, पुराने सिक्कों को बंद कर नए सिक्के या फिर नए नोटों को जब लाते हैं उसी को विमुद्रीकरण कहा जाता है। यहाँ पे लेख का मूल तत्व क्या है? देश हित में बनाए गए नियम एवं कानून का पालन कर सरकार को सहयोग प्रदान करना। देश हित के लिए मतलब देश के लिए अगर पुराने कोई कानून में अगर गड़बड़ी हो तो नए कानून लाना और सही से लाना। अब हम चलेंगे अगले पृष्ठ पर। विमुद्रीकरण या नोटबंदी एक प्रक्रिया है जिसमें प्रचलित मुद्रा को कानूनी दर्जा समाप्त कर दिया जाता है और यह प्रणाली सिक्कों के लिए भी लागू होता है। अब इसमें क्या होता है विमुद्रीकरण में कि पुराने जो सिक्के होते हैं, पुराने जो नोट होते हैं और उसको बदलकर नए नोट, नए सिक्के लाया जाता है। अब पुराने नोटों या सिक्कों बदले नए नोट या सिक्के बाजार में लाए जाते हैं। नोटबंदी के बाद पुराने नोटों की कोई कीमत नहीं रहती। पुराने नोट बदलवाने के लिए निर्धारित समय दिया जाता है और इसमें क्या होता है, आपको एक निर्धारित समय दिया जाता है जिसमें अब नए नोट जो मार्केट में आ चुका होता है, आप अपने पुराने नोट वहां पे जाके बदल सकते हो और नए नोट ले सकते हो। अब हम बदलने के लिए कहाँ जाएंगे, आइए देखते हैं। पुराने नोट बैंकों से बदलवाया जा सकता है। पुराने नोट हम कहाँ से बदल सकते हैं? बैंक से बदल सकते हैं। विमुद्रीकरण का उपयोग भ्रष्टाचार, कालाधन, नकली नोट, महंगाई एवं आतंकवादी गतिविधियां या नियंत्रण के लिए किया जाता है। विमुद्रीकरण का उपयोग भ्रष्टाचार, कालाधन, नकली नोट, महंगाई एवं आतंकवादी गतिविधियां पर नियंत्रण के लिए किया जाता है। तो विमुद्रीकरण को क्यों लाया गया? इसीलिए लाया गया ताकि भ्रष्टाचार हट सके, कालाधन हट सके और जो आतंकवादी गतिविधियां हैं उनको नियंत्रण में लाया जा सके। इसीलिए विमुद्रीकरण लाया गया। अब भ्रष्टाचारी लोग अपना कालाधन नकदी कैश के रूप में छुपा कर रखते हैं ताकि वो उस पर लगाने वाला कर बचा सके। भ्रष्टाचारी लोग क्या करते हैं? भ्रष्टाचारी लोग अपना कर को बचाने की कोशिश करते हैं, तभी वो अपने नोट क्या करते हैं? छुपा कर रखते हैं और इसीलिए इस कालाधन को हटाने के लिए विमुद्रीकरण को लाया जाता है। यही कालाधन आतंकवादी कारणों के लिए इस्तेमाल किया जाता है और ये कालाधन वो कहाँ इस्तेमाल करते हैं? आतंकवादी के लिए इस्तेमाल करते हैं। आजादी की लड़ाई के बाद संभवतः नोटबंदी ही ऐसा कदम है जिससे समूचा भारत व्यापक स्तर पर प्रभावित होता है। आजादी के बाद नोटबंदी एक ऐसा चीज है जहां पर पूरी की पूरी भारत एक साथ आ गई। ऐसा लगता है कि सबके जिंदगी में एक बड़ा बदलाव आया। अब क्या गरीब, क्या अमीर, क्या छोटा, क्या बड़ा, क्या बुजुर्ग, क्या महिलाएं, हर एक व्यक्ति नोटबंदी के फैसले से प्रभावित होता है। अब आप कहीं पे भी चले जाओ, किसी को भी देख लो, गरीब, अमीर, छोटा, बड़ा, महिलाएं, कोई भी, हर कोई नोटबंदी से प्रभावित है। जब 8 नवंबर 2016 को प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी की घोषणा की तो सारे भारत में भूकंप सा आ गया। जब 8 नवंबर 2016 में जब प्रधानमंत्री जी ने जब नोटबंदी की घोषणा की तो ऐसा लग रहा था कि भारत में भूकंप आ गया। कुछ लोगों को लगा कि प्रधानमंत्री जी भारत एवं पाकिस्तान के कड़वे होते रिश्ते के बारे में बोलेंगे या शायद दोनों देशों के बीच युद्ध का ऐलान ही कर देंगे। ऐसा लग रहा था जब उन्होंने अनाउंसमेंट वो करने वाले थे, बताने वाले थे कि वो किसके बारे में बताने वाले हैं,
उससे पहले सबको लग रहा था कि आतंकवादी के बारे में बात करने वाले हैं, शायद पाकिस्तान और भारत के रिश्ते के बारे में बात करने वाले, पर ऐसा नहीं हुआ। लेकिन घोषणा क्या हुआ, तो कुछ लोगों के लिए युद्ध के ऐलान से भी घातक सिद्ध हुआ। लेकिन जब ये घोषणा किया उन्होंने, तो ये घोषणा युद्ध से भी ज्यादा घातक सिद्ध हुआ। उनकी रातों की नींद उड़ गई। कुछ लोग होशो हवास खोते हुए ज्वेलर्स के पास दौड़े और उल्टे सीधे दामों में सोना खरीदने लगे। लोगों ने क्या किया, उल्टे सीधे दामों में अपना सोना खरीदने लगे। वो उनके पास जो भी पैसे बचे थे उससे वो सोना खरीदने लगे। अगले ही दिन एक बैंक एवं एटीएम के सामने लोगों की स्थायी पता बन गया। अब लोगों के पता बन गया था, लोग कहाँ जाने लग गए। लोगों का सबसे पहला काम, मूल्य काम ये था कि वो बैंक जाते थे नोट एक्सचेंज करने के लिए। लाइनें दिनों दिन भारत की बढ़ती हुई जनसंख्या दिखाने लगी और ऐसा लग रहा था कि पूरी भारत उठकर बैंक के सामने, एटीएम के सामने लाइन लगाकर खड़ी हो गई, जिससे हमें जनसंख्या की भी पता चल गई। सरकार भी कभी लोगों को राहत देने के लिए एवं कभी काला धन जमा करने वालों को के लिए नए नए नियम बनाती दिखी और सरकार भी नए नए नियम बनाते रहे। वो ये कोशिश करने लगे कि लोगों को भी राहत मिले, तो वो अपने तरफ से पूरी कोशिश कर रहे थे। कभी बैंक एवं कभी एटीएम से पैसे निकलवाने की सीमा घटना एवं बढ़ाना, तो कभी पुराने रुपयों को जमा करवाने के बारे में नियम को सख्ती कराने एवं ढील देना आदि। हमारी सरकार क्या करने लग गई, एटीएम से पैसे निकलवाने के लिए सीमा घटना, निर्धारित सीमा जो हमें सरकार ने दिया था वो उनको बढ़ाने लगी। या फिर कभी कभी क्या करने लगी, पुराने रुपयों को जमा कर इवन दो पुराने रुपयों को नए रुपयों में एक्सचेंज करने तक के लिए उन्होंने काफी ढील दे दी। विपक्षी दल पूरी एकजुटता से सरकार के निर्णय को असफल एवं देश के पीछे से जाने वाले सिद्ध करने में लग गए और विपक्ष क्या करने लग गए, विपक्ष साथ में आ गए और एकजुटता मतलब साथ में आकर वो सरकार के खिलाफ जाने लग गए। उनको लगा कि ये सरकार की सबसे बड़ी असफलता है कि लोगों को उन्होंने बैंक के सामने, एटीएम के सामने खड़ा कर दिया। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था मानो किसी ने उनकी दुखती रग पर हाथ रख दिया हो। अब थोड़ा सा तो विपक्ष तो थोड़ा घबरा ही गया था, क्योंकि विपक्ष सबसे ज्यादा काला धन किसके पास होता है, विपक्ष के पास। तो विपक्ष घबरा गया और उनको लगा कि ऐसा लग रहा था कि उनकी दुखती रग पर किसी ने हाथ रख दी। अब लगभग पूरा विपक्ष सरकार के इस अन्याय के खिलाफ खड़ा हो गया और ऐसा लग रहा था पूरा विपक्ष साथ में इकट्ठे होकर सरकार के खिलाफ खड़ा हो गया। मोर्चा, प्रदर्शन, रोष प्रकट किए गए, फिर भी अनेकता में एकता का भाव सार्थक सिद्ध हुआ। बहुत ज्यादा गुस्सा, लोगों का बहुत ज्यादा दुख, ये सब साथ में होते हुए भी फिर भी सरकार ने इस नियम को चलने दिया और जो कि सफल भी हुआ। दूसरी तरफ सरकार अपने इस निर्णय को सही साबित करने में लगी रही। कभी प्रधानमंत्री जी एवं कभी उनकी टीम लोगों को इस नोटबंदी के फायदे गिनाने में लगे रहे, तो कभी 50 दिन का समय मांगते नजर आए। दूसरी तरफ सरकार क्या करने लग गई, अपने निर्णय को साबित करने लग गए। कभी प्रधानमंत्री जी एवं उसकी टीम लोगों को नोटबंदी के फायदे भी बताने लग गए और तो कभी 50 दिन का समय मांगते नजर आए। वो ये बताने लग गए कि आप हमें 50 दिन का समय दो, हम साबित करेंगे कि ये नोटबंदी सही है। लोगों के अंदर भी बहुत भाईचारा देखने को मिला। अमीर दोस्तों को उनके गरीब नकारा दोस्त याद आए। अमीर रिश्तेदारों को अपने गरीब रिश्तेदारों का महत्व का एहसास होने लगा। अमीर बेटों को गरीब माँ का बैंक खाता जो कि पिता की मौत के बाद मर चुका था, अचानक जिंदा हो गया। ऐसा लगा मानो पूरी मानवता जिंदा हो गई। ऐसा लग रहा था कि जो गरीब है, जो अमीर है, इन दोनों के बीच में भाईचारा हो गया। अमीर गरीब को याद करने लगा। अब चाहे वो रिश्तेदारी में हो, चाहे वो दोस्ती यारी में हो, वो सब आपस में एक दूसरे को याद करने लग गए
और अमीर गरीबों को और ज्यादा सहायता भी करने लग गया। इवन बूढ़े माँ बाप, किसी के पिता की अगर मौत हो गई, माँ की अगर मौत हो गई, बहुत सालों से उनके बेटे ने या फिर उनकी बेटी ने अगर उनको नहीं सहाराया, देखा नहीं, तो वो भी देखने लग गए उनको। मीडिया वालों का भी बहुत शानदार रोल रहा। इस बीच में मीडिया वालों का भी बहुत शानदार रोल रहा। क्या किया उन्होंने? कुछ नोटबंदी पर सरकार के फैसले के पक्ष में खड़े दिखाई दिए एवं कुछ विपक्ष में। ऐसा लग रहा था कि कुछ मीडिया वाले सरकार के पक्ष में थे, कुछ मीडिया वाले सरकार के विपक्ष में, मतलब ऑपोजिट। कुछ न्यूज चैनल्स लोग लाइनों में मजे लेते दिखाई दिए, दूसरी तरफ कुछ को मरते। कुछ चैनल्स के अनुसार लगभग 100 लोगों ने लाइनों में खड़े होकर अपनी जान गंवाई, और कुछ मीडिया वालों ने ये कहा कि लोग लाइनों में खड़े हैं, ये चीज अच्छा हुआ। लेकिन कुछ मीडिया वालों ने ये भी कहा कि लोग खड़े रहते रहते मर गए। लेकिन प्रश्न ये है कि ये लोग कुछ वर्षों पहले सिलेंडर के सुबह 4 बजे से ही लगाने वाले लाइनों में कैसे बचे, या फिर फिल्म या मैच की टिकट के लिए खड़े रहना पड़ता है, तब क्या पहाड़ क्यों नहीं टूटता? अब लोगों के दिमाग में ये भी आने लगा कि न्यूज चैनल वालों ने, मीडिया वालों ने ये दिमाग में डालने लग गए कि अरे पहले तो जब वो लाइनों में लगते थे, चाहे वो फिल्मों के टिकट हो, चाहे वो क्रिकेट के टिकट हो, या चाहे किसी फुटबॉल का टिकट हो, उसको लेने के लिए लोग लाइन में खड़े रहते थे। लेकिन जब कोई चीज भलाई के लिए सरकार ने कदम उठाई कि विपक्ष में आने के लिए मीडिया वालों ने क्या चलाना शुरू किया कि लोग मरने चालू हो गए और बिखरने चालू हो गए। अब देखते हैं, नोटबंदी की वजह से पुराने जमाने में सफल बार्टर पद्धति फिर से कारागार सिद्ध हुई। अब पहले पुराने जमाने में बार्टर सिस्टम चलता था। बार्टर सिस्टम क्या होता है? बेसिकली एक हाथ से सामान देना, दूसरे हाथ से सामान लेना। तो अब इस नोटबंदी के वक्त भी वो चीजें चलने लगी कि सामान के बदले रुपए के बदले नए रुपए। पहले सामान के बदले सामान आता था, अब इसमें रुपए के बदले नए रुपए आने लग गया। लोगों ने बिना पैसे के भी दिन गुजारने सीख लिए। सच कहूं तो हमें तो किसी भी गंभीर समस्या का सामना नहीं करना पड़ा, बस थोड़ा समायोजन करना पड़ा। देश के लिए थोड़ी बहुत तकलीफ जरूरी भी है। देश को अगर हमें चलाना है, आगे बढ़ाना है, सही से रखना है, तो फिर अगर हमें आतंकवादी नहीं चाहिए, अगर हमें भ्रष्टाचार नहीं चाहिए, काला धन नहीं चाहिए, तो हमें ये सारी थोड़ी सी तकलीफ उठानी पड़ेगी, और जो कि वही हुआ। यहाँ कुछ लोगों की बुद्धिमत्ता देखने को मिली। उन्होंने अपना काला धन को छिपाने के लिए नए नए तरीके अपनाए, जैसे गरीब दोस्तों एवं रिश्तेदारों के बैंक खाते पैसे में डालने लगे, मजदूरों की 300-400 रुपए में हायर करना, 20 से 30% के लालच को पुराने नोटों के बदले नए नोट प्राप्त करना, कुछ बैंक एवं डाक कर्मचारियों की अवैध सेवाएं लेना इत्यादि। सरकार का दावा है कि इस तरीके से अपनाकर लोगों का काला धन बैंक में अपनी जगह बनाने में कामयाब रहा। अब सरकार इनकम टैक्स वालों के ऐसी बैंक खातों पर पूरी नजर है। लोग क्या करने लग गए? लोग इधर उधर पैसे अपने जो जमाए हुए पैसे, उनका जो काला धन, वो अलग अलग जगहों में देने लग गए। वो मजदूरों को जहां पे वो 300 देते थे, वो मजदूरों को 400 देने लग गए। रिश्तेदारों को वो पैसे डालने लग गए, रिश्तेदारों के बैंक के खातों में पैसे डालने लग गए। एक बेटा माँ बाप के बैंक के खातों में पैसे डालने लग गया, जिससे कि इनकम टैक्स वालों को दिक्कतें कम हुई आगे जाकर। इस नोटबंदी की वजह से, जैसा कि कुछ अर्थशास्त्रीय और अंतरराष्ट्रीय अर्थ संबंधित संगठनों की दावा भी किया है कि भारत की आर्थिक वृद्धि दूर कुछ समय के लिए प्रभावित हो सकती है, लेकिन इसके दूरगामी सकारात्मक परिणाम निकलेंगे। कुछ और जानकारों के अनुसार नोटबंदी की वजह से नकली नोट छापने का कारोबार खत्म हो गया है, जिसकी वजह से देश में बहुत मात्रा में नकली नोट एवं उससे संबंधित अवैध कारोबार भी खत्म हो गए। अब क्या हुआ अंतरराष्ट्रीय में, मतलब इंटरनेशनल, नेशनल न्यूज, मैगजीन, ये सारे जगहों पे क्या होने लगा? लोग विचार करने लगे कि ये कुछ देर के लिए, कुछ क्षण के लिए
कुछ टाइम पीरियड के लिए ये दिक्कत तो है लोगों के लिए, लेकिन आगे जाके ये क्या होगी, भारत के लिए सही साबित होगी, और जो कि आज की डेट में हुआ। अब नकली नोट बंद होने लग गए, नकली नोट का अवैध रूप से यूज होना, वो सारी चीजें भी रुक गई। अब चाहे नोटबंदी का परिणाम जो भी हो, पर एक बात स्पष्ट है कि नियत ठीक थी। हमारी नियत क्या थी? हमारी सरकार की नियत एक ही थी कि भ्रष्टाचार को बंद करना, काला धन को बंद करना, और जो कि हुआ, जो कि आज की डेट में नहीं है। केंद्र सरकार के इस निर्णय से सबसे बड़ा असर फिलहाल आम लोगों पर पड़ा है। लोगों के घर में रखी जमा रकम को बैंक में जमा कराया, सुबह से लेकर शाम तक बैंकों के बाहर लंबी कतार में वक्त गुजारा। अब लोगों ने क्या किया, अपने पैसे अपने पास जो पैसे थे वो उन्होंने बैंक में जमा कराया, उन्होंने इनकम टैक्स भरा, और ये नोटबंदी करने की वजह से सरकार के द्वारा लोगों के आर्थिक जीवन में बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा। देश में मुद्रा की तरलता पर काफी सकारात्मक असर पड़ा। बैंकों के पास पर्याप्त मात्रा के कैश जमा हो गया। असंगठित क्षेत्र मसलन लघु उद्योग में हलचल मच गई। बड़ी करेंसी बंद हो जाने के काम प्रभावित हो गया, लेकिन कैश मुहैया होने के बाद इस समस्या की मुक्ति मिल गई। अब क्या हुआ कि बहुत ज्यादा कैश बैंकों में जमा होने लग गया। फिर बहुत असंगठित जो एक लोग इकट्ठा होके आतंकवादियों के साथ जो चीज करते थे वो क्लियर हो गई, वो हट गया। बड़ी करेंसी बंद हो गए, बाहर पैसे जाना बंद हो गया। धीरे धीरे इसका असर भी सकारात्मक तौर पर दिखने लगा। अब धीरे धीरे ये चीज सही साबित हुई, पॉजिटिव वे में दिखने लगा। हालांकि दिहाड़ी मजदूरों की दिनचर्या पूरी तरह से चरमरा गई, लेकिन जो हर दिन के कमाते हैं, जो मजदूर ऐसे जो होते हैं जो हर दिन कमाते हैं अपने पैसे, उनकी थोड़ी सी ऊपर नीचे हो गई उनके। इन हालातों में यह कहना उचित है कि बजट सत्र में इस क्वार्टर में इसका नकारात्मक असर सफल घरेलू उत्पादक जीडीपी पर देखने को मिला। और सबसे बड़ा चीज है कि हमें ये चीज, जो घरेलू सामान जो हम खरीदते हैं या फिर जीडीपी जो बोलते हैं, जो हमारे पूरे देश का जो होता है एक जीडीपी, कि कितना पैसा खर्च हुआ, कितना पैसा आया, उसमें थोड़ी सी ऊपर नीचे हो गई। मगर इस क्वार्टर के बाद लघु उद्योग में आने वाली तेजी से जीडीपी में उछाल मिला, जिससे हालातों में दिखने वाली नकारात्मक लोग भूल गए। लेकिन ये होने के बाद, नोटबंदी होने के बाद पैसे जितने सरकार के पास आया, उससे जीडीपी तेजी से अगले क्वार्टर में बढ़ गया। भारत सरकार ने भ्रष्टाचार एवं अवैध रूप से नकदी रखने वाले में को काबू करने के लिए 500 और 1000 के पुराने नोटों को रद्द करने का फैसला किया। लेकिन इस फैसले में ज्यादातर कम आय वाले लोग, व्यापारी और बचत करने वाले साधारण लोग, जो नकदी अर्थव्यवस्था पर निर्भर है, जो बुरी तरह से प्रभावित हुए। लेकिन नोटबंदी के वजह से जो 500 और 1000 में जो फर्क किया गया, जो बदलाव लाए गए, उससे ज्यादातर कम आय वाले लोग मतलब जो कम कमाते हैं, जो मजदूर लोग होते हैं, जो व्यापारी होते हैं, छोटे व्यापारी होते हैं, उन पर ज्यादा प्रभाव पड़ा। सरकार के इस फैसले से बैंक के बाहर भगदड़ की स्थिति हो गई थी, और सरकार के इस फैसले की वजह से इन लोगों का सबसे ज्यादा भगदड़ की स्थिति हो गई थी। बैंकों और एटीएम के बाहर घबराए हुए लोग की भीड़ जुट रही थी। लोग या तो रद्द होने वाले नोटों को बदलवाने के लिए पहुंच रहे थे, या फिर अपनी जिंदगी चलाने के लिए पैसे निकालने के लिए आ रहे थे। लोग क्या कर रहे थे, जो अपने पास जो पुराने नोट है उसको बदलवाने के लिए बैंक पहुंच रहे थे, या फिर नए नोट लेने के लिए लोग बैंक पहुंच रहे थे। सारा देश इस बात से परेशान था कि अब रोजमर्रा की जरूरतों का सामान कैसे खरीदा जा सके। सारे लोग ये परेशानी में थे कि रोजमर्रा डेली का जो सामान होता है, डेली की जो जरूरत होती है, हर दिन की जो जरूरत होती है, वो लोग कैसे पूरा करें।
हालांकि बीच बीच में काला धन और भ्रष्टाचार के खिलाफ उठाए गए इस कदम की तारीफ की स्वर भी सुनाई देते रहे। सरकार ने ये जो सख्त कदम उठाया भ्रष्टाचार को रोकने के लिए, काला धन को रोकने के लिए, उसके लिए ये जरूरी भी था और जिसकी वजह से लोग काफी सराहना भी कर रहे थे। नोटबंदी की खबर आते ही जिनके पास नोट थे उन्होंने किसी न किसी तरह इन्हें भुनाने की कोशिश करने के साथ साथ शॉपिंग शुरू कर दी, जो दुकानदारों के लिए बहुत फायदे का सौदा रहा। नोटबंदी की खबर आते ही किसी न किसी तरह लोगों ने क्या किया, शॉपिंग करना शुरू कर दिया। जिनके पास पैसे थे वो शॉपिंग में चले गए, वो सोना ज्वेलरी खरीदने लग गए, वो कपड़े खरीदने लग गए, वो कुछ और चीजों में पैसे जमा करने लग गए। तो इस तरीके से भी बहुत फायदे का भी सौदा रहा। एक दुकानदार ने अनुसार अपने मात्र 2 घंटे में उतना सामान बेच दिया जितना उसने पूरी दिवाली की सीजन में नहीं बेचा था। कई होटल वालों ने 500 और 1000 के रुपए में जितना चाहो खाओ और पियो जैसे स्कीम चलाने लगे। और क्या किया, बहुत सारे होटल, रेस्टोरेंट, ये सारे जितना चाहो 500 और 1000 तक के रुपए में जितना चाहो अनलिमिटेड खाना, ये भी स्कीम चालू कर दिया। और दुकानदारों ने तो दिवाली पे जितना अपना मुनाफा नहीं कमाते हैं, जितना वो कमाते नहीं है, उन्होंने वो 2-4 दिनों में वो कमा लिया। लागू करके ग्राहकों को खुश करने लगे और साथ ही अपनी तिजोरियों भी भरी। लोग क्या करने लगे, इन तरीके से दुकानदार और होटल और जो इंडस्ट्रीज जो होते हैं, होटल इंडस्ट्रीज या फिर ये सारे जो होते रेस्टोरेंट, ये लोग अपनी तिजोरियां भरने लग गए। शमशान घाट पर कुछ राजनीतिज्ञ द्वारा नोटों पर भरे डिब्बे फेंकने की अफवाह फैलते हुए बड़ी संख्या के लोग वहां पे डिब्बे उठाकर ले गए, लेकिन खोलने पर उन्हें कटे फटे कपड़े देखकर उनकी उम्मीदों पर पानी फिर गया। 2 बाइक सवार लुटेरे ने एक मजदूर के पास छीन लिया, लेकिन पर्स खोलते ही पैसे 500-500 के 3 नोट देखकर गुस्से में मजदूर को पीटने लगे और पर्स में उनके मुंह दे मारा। और क्या हुआ, लोग काफी ज्यादा खुश तो थे, बट एक तरफ और ये भी अफवाह फैलने लगी कि शमशान घाटों पर नोटों के डब्बे फेंक दिए गए हैं। और लोगों को लगा, जो गरीब थे उनको लगा कि शायद यही तरीका है पैसे कमाने का, तो वो पहुंचे शमशान घाटों पे और वो डब्बे उठा कर ले आए। और डब्बों में जब खोल के उन्होंने देखा कटे फटे पुराने कपड़े, और तब उन्होंने बहुत गुस्सा किया। इवन जो चोर चकारी जो करते हैं वो लोग एक गरीब मजदूर का पर्स छीन कर भाग गए, और फिर पर्स को जब खोला तो उन्होंने 500-500 के 3 नोट देखते हुए भी वो पर्स उस मजदूर के मुंह पे फेंक मारा कि अब इसका क्या काम, क्योंकि नोट तो बंद हो चुकी है। एक कूड़ा बिनने वाली महिला को एक गली में फेंके हुए बैग में 1000 रुपए के 52 नोट लावारिस पड़े मिले। गंगा नदी के बड़ी संख्या में 500 एवं 1000 रुपए के नोट बहते देखे गए, जिन्हें लूटने के लिए लोग नदी के कूड़ पड़े। लोग क्या किए, इवन दो एक कूड़ा उठाने वाली जो महिला होती है, उन्होंने देखा कि कूड़ेदान के सामने एक पर्स गिरा हुआ मिला एंड वहां पे 52,000 रुपए के नोट थे। उन्होंने वो भी छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि उस 1000 रुपए का तो कोई काम ही नहीं था। नोटबंदी होने की वजह से वो 1000 रुपए अब कोई मूल्य नहीं था। और लोगों ने इवन दो 500 और 1000 रुपए इतने सारे उन्होंने गंगा नदी में बहा दिया। जिनके पास थे उन्होंने बहा दिया, और जिनके पास नहीं थे वो कूद गए कि वो 500,000 नोट उनसे ले सके। ऐसे निराशजनक माहौल में यदि कहीं हमदर्दी की भावना देखने को मिला तो वो दिल्ली के शमशान घरों में। लेकिन इस बीच में कहीं पे मजाक चल रहा था तो कहीं पे कुछ। लेकिन इसी बीच में अगर दिल्ली में शमशान घरों में अगर भावनाएं देखी जाए तो वहां पे देखने को मिली। कैसे भावनाएं? अब इनकी कर्मचारियों के पुराने नोट की स्वीकार करने के अलावा जिन लोगों के पास अंतिम संस्कार की रस्में निभाने एवं सामान आदि खरीदने के लिए खुले पैसे नहीं थे, उन्हें बिना पैसे लिए कहते हुए अंतिम संस्कार करने दिया कि वो पैसे बाद में दे जाए। अब लोगों ने क्या किया, जो काम करते हैं शमशान घरों में, उन्होंने जिनके पास पैसे नहीं थे, लोग मर गए, अब वो जब शमशान घाटों में गए, शमशान घरों में गए, तो वहां पे उन्होंने
काम करने के लिए, क्रियाक्रम या फिर जो भी नियम करने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे। तो इन्होंने क्या किया, शमशान घरों के लोगों ने क्या किया, उस पैसों को उनके बदले उन्होंने कहा कि ठीक है, हम अभी आपके काम कर देंगे, आप बाद में पैसे दे देना करके। उन्होंने पैसों की लालच नहीं करी उस वक्त थी। इस अकारात्मक अभियान के उद्देश्य काला धन रखने वालों को सबक सिखाना और नशे के कारोबार, तस्करी, आतंकवाद और उग्रवाद के गतिविधियां के लिए अवैध लेन देन इत्यादि को समाप्त करना था। जाहिर है 125 करोड़ आबादी इसी काला धन को नष्ट किए जाने के लिए इतना कष्ट उठा रही थी और प्रधानमंत्री जी की तारीफ भी कर रही थी। देश के उज्जवल भविष्य के लिए प्रधानमंत्री जी का ये कदम निश्चित रूप से एक सराहनीय है। अब यहाँ पे जितना हमने सारी चीजें देखा कि उस दौरान क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन हमने ये भी देखा कि इसको रोकने के लिए, काला धन को रोकने के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने बहुत सारे सख्त कदम उठाए, बहुत सारे नियम बनाए, जिस वजह से लोगों को काफी दिक्कतें हुई। कुछ लोगों को फायदा भी हुआ, कुछ लोगों को दिक्कतें भी हुई, लेकिन अंत में जाके हमें ये देखने को मिला कि लोगों ने इस चीज को काफी ज्यादा सहराया और निश्चित रूप से ये सराहनीय वाला भी काम है प्रधानमंत्री जी का। अब आती है शब्दार्थ। व्यापक, विस्तृत या बहुत बड़ा। व्यापक का मतलब होता है या तो बहुत बड़ा, विशाल, एकजुटता, एक साथ, कारागार, कारगर, लाभदायक, दूरगामी, दीर्घकालीन, अवैध, जिसका कोई मालिक ना हो, आक्रामक, हमलावर, विपक्षी, विरोधी पक्ष, सार्थक, सफल, इनकम टैक्स, आयकर। मसलन उदाहरण के लिए सकल, समस्त, स्कूल। अब उच्चारण करें। बुद्धिमता, अंतरराष्ट्रीय, सकारात्मक, पद्धति, अर्थशास्त्रीय। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं अगले पेज की ओर। तो आइए बच्चों, अब करते हैं अभ्यास कार्य। जरा बताइए। और स्पीकिंग स्किल मतलब हमें क्या करना है बच्चों, हमें बोलकर बताना है ये जवाब। प्रश्न 1, दिए गए प्रश्नों के उत्तर बताइए। क, काला धन किस रूप में छुपाकर रखा जाता है? काला धन किस रूप में छुपाकर रखा जाता है बच्चों? काला धन नकदी के रूप में छुपाकर रखा जाता है। काला धन नकदी के रूप में छुपाकर रखा जाता है। अब प्रश्न ख, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने नोटबंदी की घोषणा किस दिन की थी? प्रधानमंत्री जी ने किस दिन की थी बच्चों नोटबंदी की घोषणा? प्रधानमंत्री जी ने 8 नवंबर 2016 में नोटबंदी की घोषणा की थी। अब प्रश्न ग, पुराने नोट कहां से बदले जा सकते हैं? पुराने नोट कहां से बदले जा सकते हैं बच्चों? पुराने नोट हम बैंक में जाकर बदल सकते हैं या फिर बदले जा सकते हैं। अब प्रश्न घ, विमुद्रीकरण का उपयोग क्यों किया जाता है? विमुद्रीकरण का उपयोग क्यों किया जाता है? विमुद्रीकरण का उपयोग भ्रष्टाचार, काला धन, और आतंकी गतिविधियों को रोकने के लिए किया जाता है। अब जरा लिखिए या फिर राइटिंग स्किल्स मतलब हमें लिखकर जवाब देना है। प्रश्न 2, दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न क, विमुद्रीकरण करने का क्या उद्देश्य था? क्या उद्देश्य था हमारे सरकार का विमुद्रीकरण करने का? विमुद्रीकरण का उद्देश्य था काला धन को दूर हटाना, भ्रष्टाचार को रोकना,
विमुद्रीकरण करने का क्या उद्देश्य था हमारे सरकार का? काला धन हटाना, भ्रष्टाचार हटाना और आतंकवादी गतिविधि को रोकना। अब प्रश्न ख, विपक्षी दल क्या सिद्ध करने में लग गए? विपक्षी दल क्या सिद्ध करने में लग गए? विपक्षी दल ये सिद्ध करने लग गए कि सरकार के निर्णय को गलत सिद्ध करने लग गए। तो विपक्षी दल बेसिकली क्या करने लग गए? सरकार के निर्णय को गलत सिद्ध करने लग गए। अब हम चलते हैं प्रश्न ग, विमुद्रीकरण के द्वारा लोगों में मानवता का एहसास कैसे जाग गया? अब विमुद्रीकरण की वजह से क्या हुआ, लोगों के मन में क्या आया, वो देखते हैं। विमुद्रीकरण की वजह से मानवता के मन में दोस्ती, रिश्तेदारी, मदद की भावनाएं जाग गई। घ, नोटबंदी की वजह से पुराने जमाने की कौन सी पद्धति कारगर सिद्ध हुई? पुराने जमाने में क्या करते थे लोग बार्टर सिस्टम करते थे। तो नोटबंदी की वजह से पुराने जमाने में बार्टर पद्धति सिद्ध हुई। प्रश्न 3, उचित विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। क, नोटबंदी ने किसको प्रभावित किया? नोटबंदी ने अमीर को प्रभावित किया, गरीब को प्रभावित किया, विपक्षी दल को प्रभावित किया या सभी को प्रभावित किया? अब बताइए, नोटबंदी ने किसको प्रभावित किया? सभी को प्रभावित किया। नाउ नेक्स्ट ख, विमुद्रीकरण करने का उद्देश्य क्या था? विमुद्रीकरण करने का उद्देश्य था नकली नोटों की रोकथाम, काला धन खत्म करना, विपक्षी दल को नीचा दिखाना या केवल पहला और दूसरा? विमुद्रीकरण का उद्देश्य था नकली नोटों को रोकना, काला धन खत्म करना, ये दोनों था। तो क्या होगा? केवल पहला और दूसरा। अब प्रश्न ग, नोटबंदी के वजह से किस तरह के कारोबार बंद हो गए? अवैध कारोबार, वैध कारोबार, दोनों, कोई भी नहीं। नोटबंदी की वजह से कैसे कारोबार बंद हो गए? अवैध कारोबार बंद हो गए। अब आइए अगले पृष्ठ पर, जो कि है प्रश्न 4, सही मिलान कीजिए। क, बार्टर पद्धति, ख, दूरगामी परिणाम, ग, सकल उत्पाद, ख, अवैध कारोबार। अब आएंगे, जरा सोचिए, जो कि है क्रिटिकल थिंकिंग, मतलब हमें सोचकर जवाब देना है। जरा सोचिए, क्रिटिकल थिंकिंग। प्रश्न 5, विमुद्रीकरण द्वारा देश की जनता को किस प्रकार के लाभ एवं हानि हुई? कक्षा में चर्चा कर लिखिए। आप अपने कक्षा में चर्चा कीजिए कि विमुद्रीकरण की वजह से देश में क्या लाभ हुआ, क्या हानि हुआ, किसको क्या तकलीफ हुई, किसको कितना लाभ हुआ। तो ये आप अपने कक्षा में बात कीजिए और फिर आप चर्चा करके आप लिख सकते हैं। अब प्रश्न 6, नोटबंदी की वजह से बैंक और एटीएम के बाहर लंबी कतारें सभी ने देखी।
यदि आप मीडिया कर्मी होते तो आप जनता से किस तरह के सवाल पूछते? अपने शब्दों में अभिव्यक्त कीजिए। अगर आप मीडिया में होते तो आप लोगों से क्या पूछते? आप क्या जो भी आपके मन में है आप उसके बारे में अपने शब्दों में लिखिए। अब प्रश्न 7, क्या देश हित के लिए विमुद्रीकरण जैसे निर्णय कभी पूर्वकालिक सरकारों द्वारा भी लिया गया था? मतलब क्या देश में जो विमुद्रीकरण जो एक डिसीजन था, क्या वो पुरानी सरकार ने भी कभी ली थी, सोची थी? यदि हाँ, तो किस सरकार के कार्यकाल में? विद्यार्थी शिक्षक शिक्षिका के साथ संवाद स्थापित कर इस विषय पर लिखे। आप अपने कक्षा के शिक्षक और शिक्षिका से पूछ सकते हैं कि कभी किसी सरकार ने अपने कार्यकाल में सोचा था या नहीं, और अगर किसी ने सोचा था तो उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया, ये आप डिस्कस करके या फिर बातचीत करके आप लिख सकते हैं अपनी बातें। अब आते हैं जरा भाषा पर गौर कीजिए, जो कि है लैंग्वेज स्किल। प्रश्न 8, दिए गए वाक्य को शुद्ध करके लिखिए। अब ये जंबल वर्ड्स है, अब इसको हम शुद्ध करके लिखेंगे। का भाषण प्रधानमंत्री देते हैं, तो हम इसमें क्या लिखेंगे? प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री देते हैं, प्रधानमंत्री भाषण देते हैं। अब ख, उसने पानी में सारी उम्मीद फेर दी। उसने सारी उम्मीद में पानी फेर दी। अब चलेंगे अगले पृष्ठ पर। ग, सब लोग ने दिखाई मानवता। सब लोग ने मानवता दिखाई। अब घ, भगदड़ की स्थिति बैंकों के बाहर हो गई थी। बैंकों के बाहर भगदड़ की स्थिति हो गई थी। भगदड़ की स्थिति बैंकों के बाहर हो गई थी, इसमें क्या हो जाएगा? बैंकों के बाहर भगदड़ की स्थिति हो गई थी। अब आएंगे प्रश्न 9, दिए गए शब्दों के वाक्य प्रयोग कीजिए। अब पहला शब्द का वाक्य प्रयोग कीजिए। क का भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार का हम क्या वाक्य? क भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार में हम क्या बना सकते हैं बच्चों? हम बना सकते हैं हमें भ्रष्टाचार नहीं करना चाहिए। अनेकता। अनेकता का हम क्या बनाएंगे?
ख अनेकता, अनेकता में भारत में भारत में अनेकता में एकता है। ग हलचल, मार्केट में बहुत हलचल है। घ मुहैया, गांव में सरकार सरकारी सुविधा में मुहैया मिलती है। अब आइए प्रश्न 10। दिए गए वाक्य में उचित स्थान पर उचित विराम चिन्ह का प्रयोग कीजिए। क अमीर कौमा गरीब कौमा बूढ़ा कौमा जवान कौमा महिलाएं सभी ने नोटबंदी की तारीफ की, पूर्ण विराम। अब ख विपक्षी दलों ने मोर्चे प्रदर्शन रोष प्रकट किया, विपक्षी दलों ने मोर्चे प्रदर्शन रोष प्रकट किया, पूर्ण विराम। अब ग जितना चाहे पेट भर खाओ, इसमें क्या लगेगा? पूर्ण विराम। जितना चाहे पेट भर खाओ। तो आओ बच्चों अब देखते हैं प्रश्न 11। दी गई लोकोक्तिया का अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग कीजिए। क में क्या है? अब नया 9 दिन पुराना 100 दिन। अब इसका अर्थ क्या है? नया 9 दिन पुराना 100 दिन का अर्थ है नए की उपेक्षा पुराना स्थिर होना। इसमें क्या है? नया 9 दिन पुराना 100 दिन का, कि नए की उपेक्षा पुराना स्थिर होना। अब इसका वाक्य हम प्रयोग करते हैं। अपने पुराने दोस्तों को छोड़कर नए दोस्त के पीछे मत भागो। ठीक है, यहाँ पे है अपने पुराने दोस्तों को छोड़कर नए दोस्त के पीछे मत भागो। अब हम इसमें ख देखते हैं। नौ नकद न तेरा उधार। इसका हम अभी अर्थ लिखते हैं। उधार की अपेक्षा नगद की चीजें
अच्छी होती है। नौ नकद 13 उधार का है अर्थ, उधार की उपेक्षा नगद की चीजें अच्छी होती है। अब इसका अर्थ देख लेते हैं। जो व्यापारी नौ नगद न 13 उधार वाली नीति पे चलते हैं, वे कभी आर्थिक संकट पर नहीं पड़ते। इसका अर्थ है 9 नकद 13 उधार का। जो व्यापारी 9 नकद न 13 उधार वाली नीति पर चलते हैं वो आर्थिक संकट पर कभी नहीं पड़ते। अब आते हैं ग, जिसकी लाठी उसकी भैंस। अब इसका अर्थ है ताकतवर की जीत। अब इसका हम वाक्य बनाएंगे। आजकल जो शक्तिशाली होता है उसकी लाठी उसकी भैंस होती है। अब इसका अर्थ देखेंगे। ताकतवर की जीत और वाक्य है आजकल जो व्यक्ति शक्तिशाली होता है उसकी लाठी उसकी भैंस होती है। आइए अब हम चलते हैं घ, डाक के 3 पात। अब डाक के 3 पात का अर्थ देखते हैं। सदा एक जैसी स्थिति में बने रहना। डाक के 3 पार्ट की अर्थ है सदा एक जैसी स्थिति में बने रहना। अब हम आइए इसका वाक्य बनाते हैं। इतना पढ़ा लिखा होने के बाद भी नरेश डाक के 3 पात निकला। अब इसका वाक्य देखिए। इतना पढ़ा लिखा होने के बाद भी नरेश डाक के 3 पात निकला। अब है जरा रचनात्मक कार्य कीजिए, जो कि है क्रिएटिव स्किल। प्रश्न 12,
विमुद्रीकरण के निर्णय से देश कैसे प्रभावित हुआ? तो आपको क्या लगता है बच्चों कि विमुद्रीकरण से देश का क्या प्रभाव पड़ा, देश में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ये आप अपने शब्दों में अपने कॉपी में लिखिए। प्रश्न 13, भ्रष्टाचार और काले धन पर नियंत्रण हेतु आपका क्या सुझाव देना चाहेंगे, बताइए। तो प्रश्न ये है प्रश्न कि भ्रष्टाचार और काले धन पर आपका क्या सुझाव है बच्चों, ये आप अपने कॉपी पर लिखिए। जीवन कौशल एवं मूल्यपरक प्रश्न, जिसको कहते हैं लाइफ स्किल एंड वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन। प्रश्न 14, देश हित स्वयं हित से बड़ा होता है। आप देश हित के संबंध में किस स्वयं हित का त्याग करना चाहेंगे? आपको क्या लगता है देश हित अपने स्वयं हित से बड़ा होता है, तो आपको क्या लगता है बच्चों कि देश हित को आप कैसे संबंध करोगे अपने स्वयं हित से, यह भी आप अपने कॉपी में लिखिएगा। तो इसी के साथ हम ये चैप्टर को करते हैं समाप्त। तो मिलते हैं आपसे दूसरे चैप्टर में, तब तक के लिए बाय।